हेलो बैंकर्स, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स बैंकिंग वाला पर। आज जो मेरी आपसे चर्चा होगी वो बहुत एक तो गहन चर्चा और बहुत ज़रूरी चर्चा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जैब एग्जामिनेशन पहली बार देने जा रहे हैं। अब जैब एग्जामिनेशन पहली बार देने जा रहे हैं या इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का पेपर पहली बार देने जा रहे हैं, क्योंकि अभी इसी 2023 में इसको ऐड किया गया है। पहले ये पेपर नहीं हुआ करता था। तो इस नए पेपर पर हम लोगों की बातचीत होनी है। मई में जो एग्जामिनेशन आपका जैब का हुआ है उसमें ये पेपर आया हुआ था। ये पेपर मई से ही ऐड कर दिया गया है और वहां पर इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में कैसे क्वेश्चंस थे, हम लोगों की बातचीत का आधार वो होगा। और दूसरा हम लोग जानेंगे उस आधार पर कि इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए कैसे तैयार किया जाए। जो टारगेट है हमारा अक्टूबर 2023 के लिए, तो कुल मिला के अक्टूबर 2023 में मेरे मित्र जो जैब एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को पढ़ने की, उसको तैयार करने की। कम से कम हमारा टारगेट है कि 65 प्लस या 70 के आसपास हमें मार्क्स इस पेपर में मिल जाएं, क्योंकि ये पेपर थोड़ा बड़ा सिलेबस रखता है बाकी आपके जो 3 पेपर्स हैं उनकी तुलना में, और थोड़ा लिटरेचर बेस्ड है, मतलब इसमें लिटरेचर ज्यादा है, बड़ा सिलेबस है इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का ये। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। तो अगले थोड़ी देर तक मेरी जो आज आपसे बातचीत होगी वो बहुत विधिवत इस मामले पर चर्चा होगी कि अक्टूबर 2023 के लिए इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जैब एग्जामिनेशन को तैयार करने के लिए हमारी क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन सा मॉड्यूल कैसे पढ़ना है, हमें कौन सा पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, मॉड्यूल में भी कौन सी यूनिट हमें पहले देखनी है, कौन सी यूनिट बाद में देखनी है। एग्जामिनेशन में इस बार जो मई में एग्जामिनेशन हुआ है इस पेपर का वो कैसे रहा है, कहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन सा मॉड्यूल आपके लिए कितने क्वेश्चंस ला सकता है, इस पर मेरी आज आपसे पूरी चर्चा होगी। पूरा वीडियो देखिए इत्मीनान से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। स्ट्रेटेजी पर हम लोग आज पूरी बातचीत करने वाले हैं। क्लियर है? तो इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जैब एग्जामिनेशन अक्टूबर 2023 पर मेरी आपसे चर्चा हो रही है। जो विषय है आज का वो ये विषय है। क्या क्या बातचीत होनी है, सबसे पहले हम लोग ये देख ले कि जो चेंज हुआ है उस चेंज के बाद कुल पेपर्स आपको पहले की बजाय 3 की जगह 4 पेपर्स आपको देने हैं, जिनमें मेरी चर्चा आपकी इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पर होगी। क्लियर है इतनी जा? अब देख लेते हैं क्या कौन कौन से पेपर है। तो आपका जो पहला पेपर, ये पेपर उसी क्रम में लिखे गए जिस क्रम में आपका एग्जामिनेशन होगा। क्लियर है? जो फर्स्ट पेपर है वो इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का है। देखिए अगर आप देखेंगे तो सारे पेपर में जो ईच पेपर्स है 4 मॉड्यूल, मॉड्यूल ए बी सी एंड डी, सब में 4 मॉड्यूल है। 100 नंबर का आपका एग्जामिनेशन होना है। मेरी खैर चर्चा आपसे इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पर होगी। जैब एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें, महेश सर ने इस पर बहुत बढ़िया लेक्चर बनाया हुआ है, आप उसको जाके देख लें। जैब एग्जामिनेशन की पूरी प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है, बुक लिस्ट क्या क्या होनी चाहिए, अरविंद शुक्ला सर ने इस पर बातचीत आपसे की है। मैं आपसे इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पर बातचीत करने वाला हूं। तो पहला पेपर ही आपका इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का है। 4 मॉड्यूल हैं इसमें। इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, ये बड़ा बेसिक मॉड्यूल है। अगर आप इसको, आप में से जो बीकॉम या इकोनॉमी बैकग्राउंड के मेरे मित्र होंगे उन्होंने इसको कहीं ना कहीं इनमें जो यूनिट्स हैं उनको देखा होगा। खैर अभी मैं इसके पूरे सिलेबस पर आपसे बातचीत करूंगा ना। तो जो भी बातचीत मेरी होगी आज आपसे उस पर 2 आधार होंगे बात करने का। एक तो सिलेबस, जो पैट अब नया सिलेबस या नया पेपर ऐड हुआ उसका सिलेबस क्या है, कितने मॉड्यूल में कौन कौन से यूनिट रखे गए, इस पर होगा। दूसरा, मई में जो एग्जामिनेशन हुआ है अभी जैब का, उसमें इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्वेश्चंस रहे हैं, कैसे रहे हैं, उस पर चर्चा होनी है। तो दूसरी यूनिट जो है वो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग। इस यूनिट में आपको वो कॉन्सेप्ट देखने हैं जो बैंकिंग से रिलेटेड है। क्लियर? इसी में हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी, मनी और इन्फ्लेशन वगैरह ये सब बातचीत करने वाले हैं। इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर क्या है और फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये मॉड्यूल डी आपके पूरे एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनने वाले हैं अक्टूबर वाले एग्जामिनेशन में भी, क्योंकि मई वाले एग्जामिनेशन में इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बने थे। तो आपके चारों मॉड्यूल में से जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल बन के निकला है वो मॉड्यूल डी है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें अब इस बार पूछे जाने की संभावना है, उस पर बातचीत करेंगे। सेकंड पेपर आपका पीपीबी का है और ये 4 मॉड्यूल आपके सामने है। जो थर्ड पेपर आपका होगा वो एएफएम का होगा। क्लियर है? अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। और जो लास्ट पेपर होगा वो रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का होगा। क्लियर है? आप लोग अरविंद सर से और महेश सर से मुलाकात कर चुके होंगे, दोनों पेपर्स ये दोनों में मित्र देख रहे हैं। अब ये तो हो गया आपके चारों पेपर में जो मॉड्यूल है उनके विषय में हम लोगों ने एक परिचय ले लिया है। अब क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए अक्टूबर 2023 के लिए, तो एक एक करके सारे मॉड्यूल पर चर्चा कर लेते हैं। पहले तो आप ये मॉड्यूल देख लीजिए। मॉड्यूल ए में कुल आपके पास 11 टॉपिक हैं। क्लियर है? अब चूंकि मॉड्यूल डी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी को हम पहले देखने की कोशिश करेंगे। देखिए एक बात आप ये समझिए, आप में से अगर कोई ऐसा मेरा मित्र है जो अभी एग्जामिनेशन नहीं दे रहा है लेकिन उसने प्रिपरेशन शुरू कर दी है, वो नेक्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन अगर टारगेट कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अभी 1 महीने में तैयारी नहीं कर पाएंगे हम, तो उनसे तो मैं ये कहूंगा कि फिर आप मॉड्यूल ए से ही पढ़ें, फिर वो पूरा सीक्वेंस ऑफ फॉलो करें। मॉड्यूल ए, देन मॉड्यूल बी, देन सी एंड द लास्ट वन इज डी। क्लियर है? आप मॉड्यूल को उसी सीक्वेंस में पढ़ें तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी।
लेकिन अगर अक्टूबर का जो मेरे मित्र टारगेट कर रहे हैं और जिन्होंने इसके पहले जैब का पेपर दिया है, किसी वजह से अगर वो क्वालिफाई नहीं हो पाया है या उन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दी और वो अक्टूबर का इस बार टारगेट कर रहे हैं 2023 का, तो उनके लिए स्पेशली मैं ये कहूंगा फिर आप पीछे से पढ़ना शुरू करें। क्लियर है? मॉड्यूल डी अब मैं इस आधार पर कर रहा हूं, जो इस बार एग्जामिनेशन हुआ है मई में, मैं उस आधार पर ये बातचीत कर रहा हूं। तो आप ग्रुप बना ले, मॉड्यूल सी डी का एक ग्रुप बना ले, मतलब वो पहले खत्म करें। अब आप मॉड्यूल डी पहले पढ़ सकते हैं, मॉड्यूल सी पहले पढ़ सकते हैं, लेकिन मॉड्यूल सी और डी आप पहले पढ़ें, उसके बाद मॉड्यूल बी और ए पहले पढ़ें, उसके बाद में पढ़ें। अब आप उसका सीक्वेंस ए बी कर सकते हैं या बी ए कर सकते हैं, जैसा आप उचित समझे वैसा कर सकते हैं। मैं अभी आपको इसमें आपके साथ बना हूं, उसमें मैं आपको कुछ ना कुछ सलाह देता रहूंगा। तो पहले देख लेते हैं ये सारे मॉड्यूल्स कितने कितने इसमें यूनिट्स है। क्लियर है? तो 11 यूनिट्स हैं आपके मॉड्यूल ए में और कुल मिला के 8 यूनिट्स हैं आपके मॉड्यूल बी में, और यहां पर लगभग आपके 9 मॉड्यूल यहां पर आपको मिलने वाले हैं मॉड्यूल सी में। और सबसे ज्यादा जो यूनिट्स है, मॉड्यूल कह रहा हूं, जो यूनिट्स है सबसे ज्यादा लगभग 17 यूनिट्स हैं, जो 17 यूनिट्स हैं वो आपको मॉड्यूल डी में मिलने वाला है। तो मॉड्यूल डी हम सारे मॉड्यूल्स अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो बड़ा भी है, 17 यूनिट मॉड्यूल डी में, और तुलनात्मक रूप से थोड़ा कठिन भी है। आप में से ऐसे सारे बैंकर्स जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी और या फाइनेंशियल सिस्टम कभी नहीं पढ़ा है, या जिनका बैकग्राउंड इकोनॉमी का नहीं रहा है, जो बीकॉम वगैरह बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, उनके लिए ये मॉड्यूल वैसे भी कठिन होने वाला है। तो इस मॉड्यूल में जो भी यूनिट्स में जो भी चीजें रखी गई इस मॉड्यूल के सारी यूनिट्स में, वो तुलनात्मक रूप से बाकी सारे मॉड्यूल से कठिन है। क्लियर है? तो अब जो अक्टूबर का टारगेट कर रहे हैं वो सुन लें, और जो इसके बाद वाला टारगेट कर रहे हैं, मतलब वो तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो इस बार का पेपर हो सकता है ना दें या सिर्फ जांच करने के लिए दे रहे हैं, वो फिर सीक्वेंस फॉलो करें, फिर पहले ए फिर बी फिर सी और फिर डी दें। लेकिन अक्टूबर का मैं उनको टारगेट करके यहां पर बातचीत कर रहा हूं, मैं उनको यहां पर केंद्र में रख के बातचीत कर रहा हूं, जो अक्टूबर 2023 का पेपर बहुत सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, और पेपर निकल जाएगा, बहुत इत्मीनान से पेपर निकल जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। क्लियर है? ऐसा नहीं कि समय बहुत कम है, सफिशिएंट टाइम है। आप चूंकि बैंकर हैं, आपके पास समय कम रहता है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत समय भी अगर इसको आप देते रहेंगे तो अक्टूबर तक आपके बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा ये पेपर, ये सिलेबस आप कंप्लीट कर लेंगे और पेपर इत्मीनान से आप क्लियर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, अब उसमें आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि पेपर नया है। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में कई लोगों की जानकारी पहले से नहीं है, उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं रहा है, इसलिए पेपर थोड़ा सा कठिन है और सिलेबस बड़ा, इसलिए लिटरेचर इसमें ज्यादा है, लेकिन आराम से आप तैयार कर सकते हैं। तो ये आपके मॉड्यूल हैं। तो अक्टूबर को अगर मैं टारगेट करके चलूं तो आपको चाहे तो आप पहले सी तैयार करें या डी तैयार करें, क्योंकि हम लोग एक सीक्वेंस में बात करें इसलिए मैं डी से शुरू कर रहा हूं। तो पहले मॉड्यूल डी आपको प्रिपेयर करना है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस बार जो पेपर आया है उसमें मॉड्यूल डी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बने हुए हैं। अब देख लीजिए, ये जो मॉड्यूल है आपको, ये उम्मीद है कि 30 से 35 क्वेश्चंस इस बार भी आपको मिलने वाले हैं। 30 to 35 क्वेश्चंस, थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन 30 to 35 क्वेश्चंस आपको यहां से मिल जाएंगे। मतलब आपके पूरे पेपर में 30 to 35% ये कवर कर रहा है। तो अगर ये मॉड्यूल आपका तैयार हो जा रहा है तो आप ये मान के चले कि 30 से 35 क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो रहे हैं। अब इस मॉड्यूल में सबसे पहले हमें क्या क्या देखना है, क्लियर है? इन 17 टॉपिक में हमें सबसे पहले क्या देखना है। अब देखिए, अगर यहां पर मैं एक एक यूनिट को लेके चलूं कि पहले इसको तैयार करना है फिर इसको तैयार करना है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम लोग ग्रुप इसका बना लेते हैं। देखिए, पहला जो ग्रुप बन रहा है वो बन रहा है, आप यहां से देखें तो सबसे पहले जो आपको तैयार करना है वो इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट एंड मार्केट डायनेमिक्स है, मर्चेंट बैंकिंग है, डेरिवेटिव मार्केट और फैक्टोरिंग है। क्लियर है? तो आप पहला ग्रुप ये बना ले। मतलब ग्रुप का मतलब यहां पर क्या है, जब आप मॉड्यूल डी पढ़ने जा रहे हैं, यानी अगर आप मॉड्यूल डी से ही शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस मॉड्यूल में जो पहले यूनिट्स कवर करनी है वो ये यूनिट्स कवर करनी है। क्लियर है? अगर ये यूनिट्स कवर करनी है, इसका मतलब क्या है कि आप इसको फॉरेन एक्सचेंज से शुरू कर सकते हैं। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट ये है, क्वेश्चन ये आपका यूनिट है। फॉरेन एक्सचेंज से आपको बहुत इत्मीनान से 2-3 क्वेश्चन अकेले इसी से मिलने वाले हैं, 2-3-4 भी हो सकते हैं, तो यहां से आपको मिलने वाले हैं। तो आप पहले क्या करें, यूनिट 33 से लेके आप फैक्टोर क्या है, फैक्टोरिंग और फॉरफेटिंग एंड ट्रेड रिसीवेबल, यहां तक आप तैयार कर ले। क्लियर है? तो ये आपका पहले मुद्दा होगा। मतलब ये जो आपकी 4-5 यूनिट्स हैं, आप मॉड्यूल डी में इन्हें सबसे पहले तैयार करने का प्रयत्न करें, सबसे पहले कोशिश करें। अब कई बार एक समस्या ये भी होती है कि सर मेरा तो कभी इकोनॉमी का बैकग्राउंड रहा नहीं है, मैंने कभी इकोनॉमी नहीं पढ़ी है, तो क्या सीधे इसको पढ़ना सही है? तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप इत्मीनान से इसको सीधे पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत इकोनॉमी के बारे में जान लें, तो मॉड्यूल ए का जो पहले यूनिट है और दूसरी यूनिट जो है आप उसको पढ़ लें, आपको एक बेसिक से जानकारी मिल जाएगी। वैसे उतनी बात आप जानते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि उतना आप लगातार सुनते हैं, और आपने अगर आप बैंक में जॉब कर रहे हैं तो कुछ आप बढ़िया पढ़ाई करके यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो उतना बेसिक आपको पता है, इकोनॉमी में कुछ ऐसा नहीं। और दूसरा, इंडियन इकोनॉमी में फाइनेंशियल सिस्टम में अगर मॉड्यूल डी को मैं निकाल दूं तो मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी में कोई ऐसा बहुत कोर इकोनॉमी का टॉपिक नहीं रखा गया है, बहुत कठिन टॉपिक नहीं रखे गए हैं। अब जैसे डिमांड एंड सप्लाई वाला जो टॉपिक है उसमें भी बहुत बेसिक बातें
बातें रखेंगे। हाँ, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट आपको वहां पर बहुत कठिन एक टॉपिक मिल जाएगा जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, उस पर भी मैं अलग से आपसे बातचीत करूंगा। बाकी ऐसे कोई बहुत कठिन टॉपिक नहीं रखे गए हैं मॉड्यूल ए में से। ज्यादातर टॉपिक तो आप लोगों ने अपनी स्कूलिंग के दौरान, कॉलेज के दौरान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें से पढ़ा होगा, इसलिए मॉड्यूल ए आप कोशिश करें सबसे बाद में रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मॉड्यूल डी से क्या है, आपके लगभग इतने क्वेश्चन बनेंगे, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो पहला ग्रुप हमारा क्या बन रहा है, फॉरेन एक्सचेंज, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट एंड मार्केट डायनामिक्स है, मर्चेंट बैंक्स एंड सर्विसेज है, डेरिवेटिव मार्केट है। डेरिवेटिव मार्केट थोड़ा सा समझने में मुश्किल है अगर आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं होगा, इकोनॉमी का बैकग्राउंड नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल मार्केट भी है। आप में से अगर कोई ट्रेड वगैरह कर रहा होगा इस समय तो उसके लिए आसान काम हो जाएगा। तो पहले हमें ये कवर करना है, क्लियर है। उसके बाद तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन अकेले आपके फॉरेक्स से आने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर है। अब आपके बाद जो आपके साथ जो अगला होगा, जो अगला ग्रुप हम बना सकते हैं वो वेंचर कैपिटल को लेकर इंश्योरेंस प्रोडक्ट तक आ सकते हैं। नेक्स्ट हम तैयार करेंगे यहां से, क्लियर है। फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फिक्स्ड इनकम मार्केट या डेट इनकम। फिक्स्ड इनकम मार्केट का मतलब है इसमें आप डिबेंचर्स और बॉन्ड्स पढ़ते हैं। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आपको एक निश्चित इनकम कराते ही कराते हैं। मार्केट कैसा भी हो, मार्केट कितना भी फ्लक्चुएट हो जाए, उसमें कितने भी अप्स डाउन हो जाए, ये आपको एक निश्चित इन्वेस्टमेंट इनकम कराते ही कराते हैं। इसीलिए इसमें हम डिबेंचर्स को पढ़ते हैं, बॉन्ड्स को पढ़ते हैं, क्लियर है। तो डिबेंचर और बॉन्ड्स का जो मार्केट है वो फिक्स्ड इनकम मार्केट है। तो यहां पर आपका ये जो टॉपिक है ये कॉमर्स का टॉपिक है। तो आप में से जो कॉमर्स के मेरे मित्र होंगे उन्होंने इसको पढ़ा होगा, जैसे ही उसको पढ़ना शुरू करेंगे उनकी सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी, उनके लिए आसान है। लेकिन जिनका ऐसा बैकग्राउंड नहीं, उनके लिए कठिन है मामला, ये थोड़ा सा कठिन है। तो मैं ये बार बार इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जिनका इकोनॉमी का बैकग्राउंड नहीं है, जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं, साइंस स्ट्रीम से आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के स्ट्रीम से आ रहे हैं, बीटेक वगैरह है आप, वो इस पेपर पर ज्यादा ध्यान देंगे, वो एकाग्रता से पढ़ेंगे और बार बार रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके लिए मामला थोड़ा कठिन हो सकता है। अब अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो आप पहले फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पढ़ सकते हैं, लेकिन टॉपिक ना लेके हम क्या कर रहे हैं, एक एक ग्रुप कर ले रहे हैं। तो पहले आपको कौन सा ग्रुप पढ़ना है, मैं यहां पर नंबरिंग कर दे, तो पहले आप इसको खत्म करिए, फिर आप इसे समाप्त करिए और फिर आप यहां पर करें, और जो बाकी के बचे हुए टॉपिक हैं वो आप यहां पर ले ले। हाँ, इसमें से आपका जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, यानी जो रिट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहां से क्वेश्चन बनते हैं और इस बार भी क्वेश्चन बना हुआ था, क्लियर है। तो मॉड्यूल डी आप कोशिश करें सबसे पहले कवर करें। जो मेरे मित्र टारगेट कर रहे हैं अक्टूबर 2023 का जैब एग्जामिनेशन, आप में से जो अभी इसको टारगेट नहीं कर रहे हैं वो फिर सीक्वेंस फॉलो करें, ए बी सी डी इस तरह से पढ़ें ताकि उनका प्रॉपर हो और वो गहरे तक उनको समझ में आ जाए। उनके लिए फिर जो नेक्स्ट ईयर का एग्जाम होगा वो आसान हो जाएगा, क्लियर है इतनी बात। तो मॉड्यूल डी में ये आपको पहले देखना है, कैसे देखना है ये चर्चा आपसे हो गई, क्लियर है। फिर हम आते हैं मॉड्यूल सी की तरफ, क्लियर है। मॉड्यूल सी में देखते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। यहां पर भी आप देखेंगे तो लगभग आपको 9 यूनिट आपको यहां पर मिलने वाली है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे पहले क्या कवर करना है, जो डीएफआई है, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, और जो नॉन बैंकिंग कंपनीज है। मॉड्यूल सी में ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, बाकी सारे यूनिट से अगर हम बातचीत करेंगे तो एनबीएफसी बड़ा टॉपिक है, क्लियर है। और एनबीएफसी से संबंधित आरबीआई के सर्कुलर्स भी आपको देखने होंगे। तो यहां पर अगर हम ग्रुप बनाए तो आप सबसे पहले इन 3 टॉपिक्स को खत्म करें, क्लियर है। ये आपको मैं लिख दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले आप इसे कवर करेंगे, यानी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। सबसे पहले आप इसे कवर कर लीजिएगा। दूसरे पे आप चाहे तो यूनिट 26, 27, 28 रख सकते हैं। या देखिए यहां पर जो इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। लेकिन आपके लिए इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर में कौन कौन से बैंक है, इसमें आपको पब्लिक सेक्टर बैंक्स पढ़ना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको अलग से देखना होगा, पब्लिक सेक्टर बैंक आपको अलग से पढ़ना है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आपको अलग से पढ़ना है, जो डिफरेंशिएटेड बैंक्स होते हैं जिसमें स्मॉल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट बैंक्स आते हैं। तो बैंकिंग स्ट्रक्चर भारत में क्या है वो इस टॉपिक में आपको इस यूनिट में देखने को मिलेगा। ये भी एक बड़ा यूनिट है ना, एनबीएफसी की तरह ये भी एक बड़ी यूनिट है, तो इसको भी आप देखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बहुत आराम से मिलने वाले हैं। अगर मैं इस पूरे यूनिट की बात करूं तो यहां से आपको बहुत आराम से 20 क्वेश्चन तो मिले ही मिल जाएंगे, 20 से 25 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे, मतलब 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में वेरी करेगा, आपको मॉड्यूल सी से मिलेगा। और ये मैं फिर से आपको बता दूं, ये मैं बातचीत कर रहा हूं जो भी मे में एग्जामिनेशन हुआ है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, उस आधार पर, उस बेस पर ये बातचीत हो रही है, क्लियर है इतनी बात। चलिए अब देख लेते हैं क्या है उसके बाद इंश्योरेंस। तो आप एक काम करिए, पहले आप इसे प्रिपेयर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, डीएफआई, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और एनबीएफसी, क्लियर है। सबसे पहले आप इस ग्रुप को तैयार करें, फिर आप इन्हें तैयार करेंगे, क्लियर है। ये आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा। अब एक बात आपको यहां पर ध्यान देनी, जो बैंकिंग लॉज हैं, यानी जो यूनिट आपके यहाँ 22 है, और मॉड्यूल सी में जो तीसरी यूनिट है ये भी एक बड़ा चैप्टर है। इसमें आपको 2 अधिनियम देखने होते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और आरबीआई एक्ट 1934।
लेकिन अब आपको यहां पर थोड़ा सा रुकना है और समझना है। देखिए, इस एक्ट की सारी विधिवत बातें आपको कैब के पेपर में मिलेंगी, वहां पर है ये। तो पूरी तरीके से वहां पर रखा गया है आरबीआई एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। यहां पर जो मुख्य मुख्य इसके सेक्शंस हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, आरबीआई एक्ट 1934 और बीआर एक्ट 1949, उन्हें ही रखा गया, लेकिन फिर भी सेक्शंस इसमें ज्यादा हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको सेक्शंस याद रखने पड़ेंगे, ऐसी यूनिट है जहां पर आपको सेक्शंस याद रखने पड़ेंगे। तो मेरी सलाह आपके लिए इसमें यह है, एक बार बिना याद करने के उद्देश्य से, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं हो इस यूनिट को जब भी, इस टॉपिक को आप, इस यूनिट को जब भी पढ़ें कि मुझे पहली बार में सारे सेक्शंस याद करने हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। एक बार आप क्या करिएगा, इसको ऐसे ही सरसरी नजर से ऐसे ही आप पढ़ लीजिएगा, क्लियर है, ऐसे ही देख लीजिएगा, उसको याद करने के लिए नहीं। याद करने का इंटेंशन पहली बार में मत रखिएगा, क्योंकि ये सेक्शंस बहुत ज्यादा है, ये लीगल एक तरीके से यूनिट है आपका, ये एक लीगल यूनिट है, इसमें सेक्शंस आपको देखने होंगे। तो यहां पर क्या करना है, एक बार आप ऐसे पढ़ लीजिएगा, इसको 2 बार आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, यूनिट आपको पढ़नी पड़ेगी। दोबारा जब आप इसको पढ़िएगा तो आप इसको एक काम करिएगा, एक दिन में या 1-2 दिन में आप 2-4 उसके सेक्शन उठाइएगा, या टारगेट कर सकते हैं कि आज मैं 4 सेक्शन इसके तैयार करूंगा, नेक्स्ट डे में 4 सेक्शन तैयार करूंगा। तो आप इस बाकी यूनिट्स के साथ इसको लगातार लेके चलते रहिएगा, क्लियर है। मतलब ये है कि कुल मिला के ऐसा नहीं कि 2 दिन में हम इसको खत्म कर देंगे, बाकी सारी यूनिट अपने हिसाब से खत्म होगी, नहीं। आपको क्या करना है कि इसमें से 1-1, 2-2 सेक्शन, 2-2, 3-3 सेक्शन, जैसा भी आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि आपके पास समय की थोड़ी बाध्यता रहती है कि आप एक निश्चित समय में बैंक के अंदर काम कर रहे होते हैं, वहां पर आपके पास लैक ऑफ टाइम का एक इशू है, तो आप उतना समय दे पाएंगे या आपके ऊपर है, कैसे आप उसको मैनेज कर रहे हैं। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि 1-2-3 क्वेश्चन, इसके जो सेक्शंस हैं वो आप रेगुलर बेसिस पर देखते रहें। तो आपके 2-3 टॉपिक जब तक तैयार होंगे तब तक ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। यहां से 1-2 क्वेश्चंस आपको पेपर में निश्चित तौर पर मिलने वाले हैं साहब, क्लियर है इतनी बात। तो अब ये आपका हो गया दूसरा ग्रुप, और यहां पर फिर आपका हो जाएगा ये थर्ड ग्रुप हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको देखेंगे, क्लियर है इतनी बात। इस तरीके से आप इसको देखेंगे, इंश्योरेंस कंपनीज, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, रेगुलेशन एंड देयर रूल्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, नाबार्ड, ये सारे जो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज हैं, जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में जो रेगुलेटर्स हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, ये आपको देखना होगा, क्लियर है। तो अब ये जो आपका लास्ट जो यूनिट है, 28 जो यूनिट है, वो आपका कंप्लीट जो है लिटरेचर का यूनिट है, तो इसीलिए मैंने इसको सबसे अंत में रखा हुआ है। ये मेरी आपको सलाह होगी कि आप इसको ऐसे देख सकते हैं, क्लियर है। आप में से इकोनॉमी और ई कॉमर्स का जिनका बैकग्राउंड है उनको बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जिनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है उनके लिए एक पेपर ये कठिन समस्या बन जाता है। आपका जो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, क्योंकि मई वाले एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसमें बैंकर्स का रहा नहीं है, क्लियर है। ये एक ऐसा पेपर है जिसने लोगों को परेशान किया है मई के एग्जामिनेशन में। अब कुछ लोगों का तो कहना है कि कठिन पेपर आया था, कुछ बैंकर्स कह रहे थे नहीं मॉडरेट पेपर था, ऐसा बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, लेकिन समस्या इसने खड़ी की है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसको समय रहते हुए ही इसकी जो है प्रिपरेशन शुरू कर दें, और कैसे मॉड्यूल आपको देखना है, क्या क्या मार्क्स कहाँ कहाँ से बन रहे हैं, वो आपको बता दिया जा रहा है, क्लियर है। जो इंपॉर्टेंट है, माइक्रो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, यहां से भी आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ना। डीएफआई से भी ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इत्मीनान से। चलिए अब आते हैं मॉड्यूल बी की ओर, ठीक है। मॉड्यूल बी में आपको जो सबसे पहले तैयार करना है, अब मैं इसको देखिए, मॉड्यूल बी जो है वो सबसे छोटा मॉड्यूल है आपका। मॉड्यूल बी असल में आप जब कैप का पुराना पेपर देंगे तो वहां से लिया गया है, कुछ कुछ टॉपिक या ज्यादातर टॉपिक वहां से उठाए गए हैं। तो असल में ये इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के ज्यादातर टॉपिक आप जब पुराना पेपर देखें तो पीपीबी आप पहले भी दिया करते थे, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, वहां से ज्यादातर टॉपिक लिए गए हैं। तो पेपर नया जुड़ा है, लेकिन अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसी में कम ज्यादा करके मॉडिफिकेशन करके इस पेपर को ऐड किया गया, एक अलग से डिजाइन कर दिया गया पेपर, डेडिकेटेड पेपर बना दिया गया आपके लिए, और पहला ही पेपर है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। देखिए, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को अभी हम लोग रोक रहे हैं। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एक तो बड़ा टॉपिक है, दूसरा बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। इसमें थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में आपको क्लासिकल थ्योरी पढ़नी है, मार्शल फिशर की क्लासिकल थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद आपको कीन्सन थ्योरी पढ़नी है ना। तो ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट, जो है बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। आप में से जो कॉमर्स बैकग्राउंड के मेरे बैंकर्स होंगे, मेरे मित्र होंगे, उनके लिए तो ये टॉपिक थोड़ा आसान होगा, लेकिन जिनका बैकग्राउंड नहीं होगा उनके लिए सच में ये टॉपिक कंफ्यूजिंग और कठिन है। तो मेरी आपको ये सलाह होगी, देखिए यहां से क्वेश्चन आराम से 2 से 3 नंबर बनने वाले हैं, बन सकते हैं। लेकिन अगर हम 2-3 क्वेश्चन छोड़ भी देंगे, मेरा ये मानना है
एक टॉपिक तैयार करने में 10 दिन देने से बेहतर है वो 2-3 क्वेश्चन अगर हम 5 दिन में कवर कर रहे हैं, बाकी सारे अगर मैं उतने ही दिन में बाकी जो है टॉपिक्स, बाकी यूनिट्स अगर मैं 3 तैयार कर ले रहा हूँ, एक यूनिट की बजाय अगर मैं 3 यूनिट तैयार कर ले रहा हूँ उतने ही समय में, जहाँ से अगर एक एक नंबर पूछे जाएंगे तो भी मेरे 3-4 मार्क्स फिक्स हो जा रहे हैं, यहाँ से 2-3 मार्क्स फिक्स हो रहे हैं और वो कंफर्म नहीं कि मैं फिक्स कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे चैप्टर्स को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, बहुत कठिन लग रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें मेरा समय बहुत ज्यादा जा रहा है, तो आप छोड़ दीजिए उसे। तो ये सलाह आपको कोई और शायद ना दे, हो सकता है ये नकारात्मक हो जाती, टीचर्स कई बार सोचते हैं मैं जो बात कर रहा हूँ ऐसा तो नहीं, वो नकारात्मक तरीके से समझ लिया, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप उस बात को समझ रहे होंगे। अगर आपको लग रहा है कि इसको जब तक मैं तैयार करूंगा ये मुझे नहीं समझ में, क्योंकि ये है कठिन, इसमें आप ये मत समझिएगा कि मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट आप में से जिनका इकोनॉमी और कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए सच में कठिन यूनिट है, ये टफ यूनिट है। इसलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अगर इसको तैयार करूंगा, जितना समय मैं इसको दूंगा उतने समय में मैं 3-4 यूनिट इस मॉड्यूल के तैयार कर सकता हूं, मेरे 4-5-6 नंबर फिक्स हो जाएंगे, तो आप इससे निश्चिंत होकर छोड़ दीजिएगा, मत पढ़िएगा। क्लियर है? इसलिए इसको आप सबसे अंत में देखेंगे, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को इस मॉड्यूल को तैयार करते समय आप सबसे लास्ट में रखिएगा। सबसे पहले आपको ये 2 चैप्टर्स यानी ये 2 यूनिट्स तैयार करनी है, सप्लाई एंड डिमांड, मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। अच्छा एक बात और है आपको याद रखना है, सप्लाई एंड डिमांड है तो वैसे कोर इकोनॉमी का टॉपिक, यहां से कुछ न्यूमेरिकल्स बनने की भी संभावना है। क्लियर है? बिजनेस साइकिल सबसे छोटा है, सबसे स्मॉल यूनिट है, ये 2 ही पेज की यूनिट है, ये सबसे स्मॉल। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये सब छोड़ो, ग्रुप ग्रुप इस यूनिट में बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो आप बिजनेस साइकिल तैयार कर लीजिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बिजनेस साइकिल तैयार कर लीजिएगा और बिजनेस साइकिल में इत्मीनान से बहुत मजे से 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, बिजनेस साइकिल में बड़े आराम से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर? अब यहां पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए बिजनेस साइकिल क्या है, बिजनेस का एक जीवन चक्र है, उसमें एक्सपेंशन होता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर वो गर्त में जाता है, फिर उसकी रिकवरी होती है, फिर एक्सपेंशन होता है, पीक पर पहुंचता है, एक पूरा बिजनेस का साइकिल, उसका पूरा जीवन चक्र है। तो हो सकता है आपसे एक कंडीशन दे दी जाए कि किसी इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल को हम इकोनॉमिक साइकिल भी बोलते हैं, इसको ट्रेड साइकिल भी बोला जाता है, तो किसी इकोनॉमी में अगर ऐसी ऐसी कंडीशन है तो बिजनेस साइकिल के अकॉर्डिंग वो कंडीशन या वो कौन सा फेज कहा जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। तो करना क्या है आपको, आप सबसे पहले तो मैं तो ये कहूंगा आप इसको तैयार कर लीजिए, 2 पेज का टॉपिक है ये, बहुत आराम से आपका तैयार हो जाएगा, ये 1 घंटे में तैयार होने वाला टॉपिक, 1 घंटा 1.5 घंटा भी आप दे देंगे तो पूरा ये आपकी पूरी यूनिट तैयार हो जाएगी। तो आप इसे सबसे पहले देख लीजिए और इंपॉर्टेंट यूनिट में 1-2 नंबर आराम से इसमें आते हैं और आएंगे। क्लियर है? ये अगर आप पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अगर आपका इकोनॉमी और कॉमर्स का बैकग्राउंड है तो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट आप पढ़िएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको लग रहा है ये समझने में कठिन है, आपके पास कोई और नहीं है इसको समझाने के लिए, तो फिर आप इसको छोड़ दीजिएगा इत्मीनान से, बाकी सारी यूनिट आप तैयार कर लीजिएगा। मैं मानता हूं कि छोड़ने से नुकसान होगा, लेकिन इस नुकसान के बदले आप उसका बहुत ज्यादा लाभ बाकी यूनिट्स को तैयार करके आप ले सकते हैं। तो पहले आपको ये तैयार करना है, फिर आप यहां पर तैयार करेंगे, यानी ये दूसरे नंबर पर ये 3 यूनिट आपकी तैयार होगी। अब इसमें आपको ये देखना है, ये जो आपका सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट एंड जीडीपी कॉन्सेप्ट है, यहां से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहां से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर? बन क्या सकते हैं, इस बार बनेंगे। देखिए इस बार पहली बात तो इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का पेपर पहली बार हुआ, तो पेपर तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा मॉडरेट रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब जैसे पेपर आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे एग्जामिनेशन आप देते जाओगे वो पेपर कठिन होता चला जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है आईआईबीएफ का भैया सीधा सा उद्देश्य ये है कि फेल करो। क्लियर है? जितनी बार ये फॉर्म भरेंगे उतनी बार पैसा आएगा, ये देते रहेंगे, तो आईआईबीएफ पेपर्स को कठिन बनाएगा। इस बार में से अगर हम कंपेयर करेंगे तो पेपर और कठिन होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के पेपर में पेपर कठिन, असल में अगर मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करूं तो कुछ क्वेश्चंस तो आपकी बुक से सीधे सीधे रख दिए गए थे, वहां पर ऑप्शंस को बहुत बड़ा बनाया गया था, तो ऑप्शंस कंफ्यूजिंग बहुत बनाए गए हैं और ऑप्शंस लंबे बनाए गए हैं। क्लियर है? तो इस बात का, क्योंकि लिटरेचर का पेपर है तो ये वहां पर जो एग्जामिनर उसको सुविधा मिल जाती है, वो ऑप्शंस बड़े बना देता है, बड़े बना सकता है, इस पेपर में बन सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि यहां पर थ्योरी है, लिटरेचर है, आप शब्द को जोड़कर जो ऑप्शंस उनको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कैंडिडेट के सामने, वो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी, ये आप बैंकर्स के लिए बहुत ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ जीडीपी कॉन्सेप्ट, अब जैसे जीडीपी से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कुछ वैल्यू दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इसमें जीएनपी फाइंड करिए कि जीएनपी कितना होगा, या इसमें आप एक्स की वैल्यू फाइंड करिए या एम की वैल्यू फाइंड करिए, वो फॉर्मूला बेस्ड होगा। तो जीडीपी से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। यूनियन बजट इसमें आसान टॉपिक है, बहुत कठिन टॉपिक नहीं है। तो आपका दूसरे नंबर पर, यानी जो दूसरा सीक्वेंस होगा आप यहां से तैयार करेंगे। पहले आपको सप्लाई एंड डिमांड तैयार करना है, बिजनेस साइकिल आप जैसे यूनिट शुरू करेगा तुरंत शुरू कर दीजिएगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आराम से तैयार हो जाएगा। फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, यहां से 1-2 क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे माइक्रो इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स
इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन से हैं, कुछ एरियाज दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा ये माइक्रो में जाएगा या मैक्रो में जाएगा, या कुछ एट्रीब्यूट्स दिए जा सकते हैं, या किसी इकोनॉमी के कुछ लक्षण दिए जा सकते हैं और कहा जाएगा कि अगर ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही तो वो माइक्रो, या ऐसा ऐसा अगर विषय है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है या मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का, ये समष्टि अर्थशास्त्र का है। तो ये कोर इकोनॉमी का टॉपिक है, ये फाइनेंशियल टॉपिक नहीं है, ये कोर इकोनॉमी का है। आप इसको सबसे अंत में रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है साहब, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मॉड्यूल ए में अब आते हैं। मॉड्यूल ए आप में से अगर कोई इस बार टारगेट नहीं कर रहा है तो सीक्वेंस में पढ़ेगा, अगर अक्टूबर का पेपर आप सीरियसली टारगेट कर रहे हैं तो आपको मॉड्यूल ए आप सबसे अंत में पढ़ेगा। यहां पर जो आपके लिए सबसे पहले पढ़ना है वो इन टॉपिक्स को पढ़ना है, यानी यूनिट 4, 5, 6 और 7 आपको पढ़ना है। 7 आप बाद में करिएगा, सबसे पहले हम कर लेते हैं यूनिट 4, 5 और 6, ग्लोबलाइजेशन, इंपैक्ट, रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको इसी क्रम में आपको पढ़ना है, यानी सबसे पहले रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर पढ़ना है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ना है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। आपके लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से भी आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर है, 2 क्वेश्चंस आपको यहां से मिलेंगे। तो आप इसको एक काम करिए, आप इसे पहले तैयार करेंगे, फिर आप दूसरे नंबर पर इसे तैयार करेंगे, और फिर आपके लिए तैयारी का जो अगला हिस्सा होगा वो ये होगा। लेकिन यहां पर आप क्या करेंगे, यहां से शुरू करिएगा। यूनिट 3 पहले तैयार करिएगा, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी दूसरे नंबर पर तैयार करिएगा, और फिर अंत में सबसे यूनिट 1 तैयार करिएगा। क्लियर है इतनी बात? अगर आपको देखिए एक प्रॉब्लम आपको हो सकती है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ते समय आपको ये लगे कि इकोनॉमी की हम जानकारी रखते बेसिक तो हमारे लिए बेहतर होता, तो आप 1-2 इस तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन इस यूनिट में आपका ये जो ग्रुप 3 है इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया और नीति आयोग तैयार कर लेना है। तो ये आपकी तैयारी का सीक्वेंस होगा, मॉड्यूल डी, बी, सी। अब एक काम आप और कर सकते हैं, आप चाहें तो मॉड्यूल सी पढ़ें, फिर उसके बाद डी पढ़ें, फिर जब हम दूसरे उसमें आएंगे तो मॉड्यूल ए फिर भी पढ़ें, या आप मॉड्यूल डी, सी, बी, ए से तैयार कर सकते हैं। ये बात हो रही उनके लिए जो अक्टूबर को टारगेट कर रहे हैं 2023 का पेपर। लेकिन अगर कोई मेरा मित्र ऐसा है जो अभी इसको टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो प्रिपरेशन उन्होंने शुरू कर दी, पेपर उनको सीरियसली देना है, नेक्स्ट पेपर देना है, तो वो फिर पूरा सीक्वेंस फॉलो करेगा, ABCD इस तरीके से फॉलो करेगा। अब कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपके यहां से आ जाने हैं भैया, और मॉड्यूल बी से भी आपके 15 से 20 क्वेश्चन आ जाने हैं। क्लियर है? तो ये 2 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे कम ज्यादा हो सकता है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। क्लियर है? इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का पेपर है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें RBI के सर्कुलर की आपको रिक्वायरमेंट होगी, वो आप देखते रहिएगा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा सर्कुलर नहीं होगा क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी का पेपर है। इस बार जो पेपर हुआ है वो बहुत ज़्यादा कठिन पेपर नहीं था, लेकिन उसने कैंडिडेट के सामने समस्या खड़ी की है क्योंकि ऑप्शंस बड़े थे और कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे। क्योंकि लिटरेचर का पेपर है, इसलिए आपको यहाँ पर लिटरेचर की तरह इसको पढ़ना पड़ेगा और ठीक से पढ़ना पड़ेगा। सफिशिएंट समय है, आराम से पेपर क्रैक किया जा सकता है। 60 से 65 नंबर, 70 नंबर तक आप आराम से जा सकते हैं, उसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। बाकी जो इंपॉर्टेंट साइट्स आप उसको देखते रहिएगा। मल्टीपल रिविजन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कहूँगा, लिटरेचर का पेपर है, भूलने की संभावना ज़्यादा है। मल्टीपल रिविजन्स आप करते रहिएगा, समय आपके पास कम है। देखिए, मल्टीपल रिवीजन का एक फायदा ये मिलता है कि एग्जामिनेशन हॉल में गलतियां होने की संभावना क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो मैं फिर से आपको सारी बात बता दूं, मॉड्यूल डी हम लोगों ने देखा, पहले तैयार करना है, कैसे कैसे ग्रुप बना हुआ ये सब बता दिया। आप पहले सी और डी को कर सकते हैं या डी सी कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद बी और सबसे अंत में ए। जो नेक्स्ट टाइम का पेपर, नेक्स्ट ईयर का पेपर टारगेट कर रहे हैं वो पूरा सीक्वेंस फॉलो करेंगे। ये आपके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी थी। अगर आप कुछ और भी बात जानना चाहते हैं, कुछ और आपका सवाल है, तो आप इस कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी क्लासेस आपके लिए कैब और जैब दोनों में यूट्यूब पर फ्री चल रही हैं। क्लियर है? और जो पेड बैचेस चल रहे हैं वो तो चल ही रहे, मैं यूट्यूब पर भी कॉन्सेप्ट्स को फ्री में आ रहा हूं आपके लिए। और शाम को 7 बजे ट्यूसडे और वेंसडे को मैं आपसे मिलता हूं इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जैब एग्जामिनेशन के लिए, और BRBL बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज कैब एग्जामिनेशन के लिए 2 पेपर में जो है आपको यूट्यूब पर मैं मिलता रहूंगा। मंगलवार और बुधवार को शाम को 7 बजे ऑफिसर्स बैंकिंग वाला ऑफिशियल चैनल पर मेरी आपसे मुलाकात होती रहेगी। आज जो हम लोगों ने चर्चा की है वो इस मुद्दे पर थी कि अक्टूबर का जो जैब एग्जामिनेशन है उसमें इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो पहला पेपर है उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। मेरा नाम आशीष पाठक है और मैं आपसे निश्चित रूप से अलग अलग मुद्दों पर आगे भी बातचीत करता रहूंगा। अभी के लिए इतना, और इस एग्जामिनेशन के लिए आप सारे मित्रों को बेस्ट ऑफ लक।